हाय दोस्तों, मैं विमल सिंह आप सभी का फिर से एक बार विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी समरी के बारे में, जिसमें कि आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की समरी को कवर कर चुके हैं, जो कि हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। अभी तक पहले चैप्टर की समरी आपने नहीं देखी तो उसको जाकर के आप देख सकते हो, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स हमारे का ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब किसे बोलते हैं? ग्लोब की एक छोटी सी परिभाषा है, एक छोटे तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि जो ग्लोब जो बोलते हैं, तो ग्लोब जो होता है पृथ्वी का एक मॉडल होता है जो वास्तविक होता है। पृथ्वी का एक ऐसा मॉडल जो वास्तविक होता है और जो काल्पनिक नहीं, हम उसे वास्तविक कहते हैं, काल्पनिक नहीं वास्तविक। एक पृथ्वी का एक ऐसा मॉडल जो वास्तविक होता है पृथ्वी की तरह बिल्कुल, उसे हम कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब पर कुछ क्षैतिज लाइनें होती हैं और कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं। आज हम उन्हीं लाइनों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम होता है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे चित्र के माध्यम से फ्रेंड्स कि ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को अक्षांश और समानांतर इनको बोला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, वो भी आप चित्र के माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ आपको, जो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। जो आपको ये विषुवत रेखा दिखाई दे रही है, इसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं, जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, इसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समानांतर भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी कि जो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित हैं सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो हमारे अक्षांश होते हैं या समानांतर होते हैं, उनको हम अंश में मापते हैं। तो विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई होता है। यानी कि जो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को एक चौथाई होती है, और अतः इसका जो माप होगा वो 360 अंश का होगा, यानी कि 1/4। ठीक है, और इसे हम 90 अंश का भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और जो हमारा 90 अंश होता है वो दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। आपने देखा होगा ध्रुव, आप उसको ग्लोब को ले लीजिए, तो ग्लोब में अगर आप देखी जाए तो आपको उसके 4 हिस्से किए जाते हैं, 2 सामने के साइड में, 2 उसके पीछे की साइड में। तो दोनों जो होते हैं वो 1/4 हिस्से के हो गए, और जो एक होगा वो 90 अंश का कोण या 90 अंश का अंशांश कहलाएगा। आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक दिया गया है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील यानी कि दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको कि ऐसे कौन से अक्षांश हैं जो 20 डिग्री पर दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित होते हैं। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील, ठीक है, दोनों बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित रहते हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो चंद्रपुर विषुवत वृत्त है वो 20 अंश उत्तर में और बेलो हॉरिजॉन्टल जो है विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित होता है।
आगे आप यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट है ये भी आपका, महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं। ये जो है इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये हमारी कर्क रेखा है। इसके बाद हमारी विषुवत रेखा आती है, और इसके बाद जो ये है इसको मकर रेखा और इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव है हमारा वो होता है 66.1/2 डिग्री, जो कि आपका नॉर्थ उत्तर में होता है। और कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में होती है, और विषुवत रेखा जो होती है वो 0 अंश पर होती है। मकर रेखा आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ में होती है, और आपका जो दक्षिणी ध्रुव है वो 66.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण में रहता है। इसके बाद पृथ्वी के ताप कटिबंध, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में देखिए। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इनके बारे में बताना चाहूँगा, इनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि विषुवत व्रत किसे बोलते हैं। विषुवत व्रत किसे बोलते हैं? तो विषुवत व्रत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि धरातल पर उत्तरी और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है उनके बीचों बीच या 0 डिग्री का जो काल्पनिक व्रत होता है उसे हम बोलते हैं विषुवत व्रत। कर्क व्रत किसे बोलते हैं? तो देखो, जो हमारा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में, अब कर्क व्रत के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, तो धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत जो होता है उसे हम बोलते हैं कर्क व्रत। मकर व्रत की बात की जाए तो मकर व्रत बोलते हैं धरातल पर दक्षिणी, कर्क जो था वो आपका उत्तरी गोलार्ध में था, और जो मकर होता है वो धरातल के दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत के 23.5 अंश कोणीय दूरी पर खींचा गया जो काल्पनिक व्रत होता है उसे हम बोलते हैं मकर व्रत। ठीक है, देखिए आगे अब पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस पार्ट को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो होता है, ये देख रहे होंगे आप, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो सभी अक्षांश हैं, जो सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, और इस क्षेत्र को ही उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आगे है आपका इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान जो है मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध, तो आप देख रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध इनको बोला जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत रहती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसीलिए ये क्षेत्र जो है शीत कटिबंध कहलाते हैं, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे है आपका देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर के बारे में बताऊं आपको, देखिए लॉन्गिट्यूड के बारे में, देशांतर किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण, यानी कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को अंशों में हम जो है मापते हैं, मीज़र करते हैं। ठीक है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम अंश यानी कि डिग्री में मीज़र करते हैं, और प्रत्येक अंश जो होता है उसको पुनः मिनट और सेकंड में ही विभाजित किया जा सकता है, इसके अलावा किसी में विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये जो रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं, और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी को
जो दूरी होती है वो शून्य हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर ये एक बिंदु पर मिल जाती हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर आकर के मिलती हैं, तो क्या हो जाती हैं, ये शून्य हो जाती हैं और मिल जाती हैं। ठीक है। और अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। अतः आप कह सकते हो कि देशांतर रेखाओं की गणना करने के लिए सभी देशों ने सर्वसम्मति ये निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला जो होती है उससे गुजरने वाली जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी गणना शुरू की जाए, तो इसे प्रधान मध्यम रेखा कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित आपका मॉरिशस द्वीप जो है एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित रहते हैं। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर भी कहते हैं। यहाँ पे ये आपको नोट करने वाला पॉइंट है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। ठीक है। आगे है आपका ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर जाते ही ये शून्य हो जाती है। यानी कि अर्धवृत्त जो होता है उनके बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। आपने देखा होगा उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर ये जो दूरी होती है वो घटती जाती है और ध्रुव पर जाकर बिल्कुल शून्य यानी कि 0 हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई जो है हमेशा वो समान रहती है। ठीक है। तो ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, ये गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। और इसका जो मान यानी कि इसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 डिग्री देशांतर रहती है। और यहाँ से हम पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करें तो प्रमुख यामोत्तर या यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है। और यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर हमेशा स्थित रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं और देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें तो उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 जो डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर पर स्थित रहती है, उस बिंदु को देखें जहां से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आती हैं और यही बिंदु धुबरी कहलाएगा। यहाँ पे एक शब्द आता है ग्रिड। ग्रिड किससे बोलते हैं? तो ग्रिड उसे बोलते हैं कि जैसे आपकी ये क्षैतिज हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो होती हैं, जहाँ पे ये पॉइंट काट रहा है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो ये बिंदु काट रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड एक जाल को बोलते हैं, जाल जो होता है उसको ग्रिड बोलते हैं। जहाँ पे पॉइंट काटता है 90 डिग्री का कोण बना करके जिस पॉइंट पे काटता है, यहाँ पे जैसे कट रहा है, इसको बोलेंगे हम ग्रिड। आगे है आपका देशांतर और समय। देशांतर और समय, तो पृथ्वी पर समय मापने का सबसे जो उत्तम साधन मानते हैं पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की चाल है। ठीक है, जो हम मानते हैं समय को मापने का उत्तम जो हमारा साधन है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की चाल है, उसी को हम जो है उत्तम साधन मानते हैं। ठीक है, सूर्य जो है वो नियमित रूप से उदय और अस्त होता है, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि यह विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक समय मापक साधन माना जाता है। स्थानीय समय की गणना सूर्य की छाया से की जा सकती है। ठीक है, जो स्थानीय समय है उसकी गणना सूर्य की छाया से की जा सकती है। सूर्य की छाया दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होती है वो सबसे लंबी होती है। और जब ग्रीनविच की प्रधान मध्यम रेखा पर सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा तो इस रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर जो है दोपहर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी
होती है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित स्थानों पर जो है वो दोपहर होगी। सभी पर, एक पर नहीं, यामोत्तर सभी यामोत्तरों पर जो है वो दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय जो है ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय जो है वो पीछे होगा। तो ग्रीनविच देशांतर के स्थानीय समय को ग्रीनविच समय यानी कि इसको ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी कहते हैं और जो ब्रिटेन का मानक समय भी माना जाता है और यही ब्रह्मांड समय यानी कि यूनिवर्सल टाइम कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। पता है सभी को ये चीज़, पृथ्वी जो होती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है और इसीलिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो 360 डिग्री बटे 24 यानी कि 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, या आप इसे बोल सकते हो प्रति 4 मिनट में वो 1 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो 15 डिग्री देशांतर वृत्त को घंटा वृत्त कहा जाता है, आवर सर्किल भी कहा जाता है। और इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजते हैं उस समय ग्रीनविच के पूर्व में 15 डिग्री देशांतर पर जो है 60 मिनट अर्थात 1 घंटा समय आगे होता है। इसका अर्थ आप कह सकते हो कि वहाँ दिन का 1 बजा होगा, इसको जो है पीएम यानी कि पोस्ट मेरिडियन कहा जाता है। और इसके ठीक विपरीत पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच समय के 1 घंटे समय पीछे होने पर ये स्थिति आती है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे और ये इस समय जो है एएम यानी कि एंटी मेरिडियन यहाँ पे कहा जाएगा। और इसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर पर उस समय आधी रात होगी जब ग्रीनविच जो है उसमें दोपहर 12 बजे का समय हो रहा होगा। यही कारण है कि 180 डिग्री देशांतर को अर्धरात्रि यानी कि देशांतर मिडनाइट मेरिडियन भी कह सकते हैं और वहाँ के समय को 0 घंटा भी कहा जा सकता है। तो ध्रुव पर सभी देशांतर और एक दूसरे को आपस में काटती हुई या एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आती है। यही कारण होता है कि ध्रुव जो है पृथ्वी पर समय विहीन स्थान माना जाता है। ठीक है, और किसी समय किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, जब सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा तब कितने बजते हैं, 12 बजते हैं और इस समय को वहाँ का स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम भी हम कह सकते हैं। और एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का जो स्थानीय समय होगा वो एक ही समय होगा, एक ही यानी कि फिक्स समय होगा। तो आज का 6th क्लास का 2nd चैप्टर था आपका ग्लोब, देशांतर और अक्षांश। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, इसका समरी जो है। तो फ्रेंड्स आगे आने वाला चैप्टर जो है आपको कल नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।